नमस्कार, इंडिया साइंस के कार्यक्रम साइटेक में आप सबका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं शहनाज रजा। साइटेक के आज के एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आए हैं शोध और विज्ञान से जुड़ी कुछ रोचक कहानियां। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का साइटेक। ब्रह्मांड अनंत है और अनंत है मानवीय जिज्ञासा। यही वजह है कि हम अपनी आकाशगंगा, उसके तारों और ग्रहों का निरंतर अध्ययन करते रहे हैं, उनके रहस्यों को उजागर कर अपनी समझ विकसित की है। लेकिन कई बार पहले विकसित अवधारणा को आगे जाकर चुनौती भी मिलती है। भारतीय वैज्ञानिकों के हाल ही के एक शोध ने न केवल तारों में लिथियम की उत्पत्ति से जुड़ी पुरानी गुत्थी को सुलझाया है, बल्कि इस अवधारणा को भी नकारा है कि सूर्य जैसे तारों में लिथियम उनके जीवन काल में ही नष्ट हो जाता है। आइए इस शोध के जरिए समझते हैं तारों से जुड़ी उस लिथियम के उत्पत्ति का रहस्य, जिसने एक धातु के रूप में आधुनिक संचार उपकरणों और परिवहन क्षेत्र में कई बदलाव लाए हैं। तारों का जीवन सफर भी इंसानों जैसा होता है। वो उत्पन्न होते हैं, फिर अपने द्रव्यमान के अनुसार अलग अलग चरणों से गुजरते हैं। तारों की विकास प्रक्रिया में एक चरण आता है रेड जायंट स्टार बनने का। रेड जायंट स्टार ऐसे चमकीले तारे होते हैं जो बूढ़े हो रहे होते हैं। इस चरण में आने तक तारा अपने अंदर के लिथियम को नष्ट कर देता है। इसलिए ग्रहों में उनके तारों की अपेक्षा लिथियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। जैसे सूर्य में लिथियम की मात्रा पृथ्वी की तुलना में 100 गुना कम है। यहाँ ये जानना भी रोचक है कि बिग बैंग में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय से भौतिक ब्रह्मांड में लिथियम की मात्रा में 4 गुना ही वृद्धि हुई है, जबकि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, लोहा, निकेल और अन्य तत्वों की मात्रा में 10 लाख गुना वृद्धि हुई है। इन भारी तत्वों की वृद्धि के पीछे तारों के बड़े पैमाने पर मास प्रोजेक्शन और तारकीय विस्फोट हैं। लिथियम यहाँ पे अपवाद माना जाता रहा है, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों के हालिया शोध ने इस अवधारणा के विपरीत एक खोज सामने रखी है, जो तारों में न्यूक्लियोसिंथेसिस की अभी तक की समझ को चुनौती देती है। जुलाई 2020 के नेचर एस्ट्रोनॉमी में प्रकाशित शोध में बेंगलुरु स्थित भारतीय तारा भौतिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने अपने अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के साथ पहली बार ठोस साक्ष्य सामने रखे हैं। सूर्य जैसे कम द्रव्यमानों के तारों में लिथियम की मात्रा में वृद्धि आम घटना है। तारों के रेड जायंट स्टेज और रेड क्लम्प स्टेज के बीच एक हीलियम कोर फ्लैश होता है, जो प्रचुर मात्रा में लिथियम पैदा करता है। हीलियम फ्लैश हाइड्रोजन फ्लैश के अंत में आता है। हमारा सूर्य लगभग 6-7 अरब साल बाद इस चरण में पहुंचेगा। शोध के प्रमुख लेखकों में से एक प्रोफेसर ईश्वर रेड्डी ने ये कहा कि ये दर्शाता है कि सूर्य स्वयं भविष्य में लिथियम का निर्माण करेगा, जिसकी भविष्यवाणी मॉडल से नहीं की जाती। यानी वर्तमान तारा सिद्धांत में कुछ भौतिक प्रक्रिया छूटी हुई है। 40 साल पहले कुछ ऐसे तारे देखे गए थे जो लिथियम संपन्न थे, जिससे इस पहेली ने जन्म लिया कि यदि तारे लिथियम नहीं पैदा करते तो कुछ तारे लिथियम संपन्न कैसे हैं। प्रोफेसर रेड्डी पिछले 20 सालों से इस गुत्थी को सुलझाने में लगे थे। अध्ययन में आकाशगंगा पुरातत्व परियोजना, ऑस्ट्रेलिया के एंग्लो ऑस्ट्रेलियाई टेलीस्कोप के बड़े सर्वेक्षणों और यूरोपीय अंतरिक्ष मिशन से एकत्र हजारों तारों के स्पेक्ट्रा का उपयोग किया गया। लेकिन ये खोज यहीं खत्म नहीं होती। वैज्ञानिकों के मुताबिक तारों और लिथियम की उत्पत्ति के बीच की गुत्थी के कई और पहलुओं को उजागर करना बाकी है। बादलों से घिरी अंधेरी रात में आसमान में कड़कती बिजली किसी रहस्य से कम नहीं लगती, और जब ये धरती पर गिरती है तो दहशत पैदा करती है, क्योंकि हर साल आकाशीय बिजली यानी तड़ित से बड़ी संख्या में जाने जाती हैं। आखिर आसमान में बिजली कड़कती क्यों है? वो धरती पर कैसे गिरती हैं? कितनी शक्तिशाली होती है ये बिजली? कैसे बचे इस बिजली से? क्या है विज्ञान के पास इसका जवाब? आइए देखते हैं। जो सवाल अभी हमारे मन में हैं, यही सवाल कभी बेंजामिन फ्रैंकलिन के मन में उठे थे।
जिनका जवाब उन्हें अपने 1752 से 53 के प्रसिद्ध काइट एंड की प्रयोग से मिला। ये निचोड़ निकला कि आसमान में गरज के साथ जो प्रकाश कौंधता है वो बिजली है। आखिर ये बिजली कैसे पैदा होती है? तूफानी बादलों में विद्युत आवेश पैदा होता है। इनकी निचली सतह ऋणावेशित और ऊपरी सतह धनावेशित होती है। धरती पर भी धनावेश पैदा होता है। धन और ऋण एक दूसरे को चुंबक की तरह अपनी अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जब संचित आवेशों का परिणाम अत्यधिक हो आता है तो विद्युत की कमजोर चालक होते हुए भी वायु आवेशों के प्रवाह को रोक नहीं पाती। फिर दोनों आवेश मिलते हैं और प्रकाश की चमकीली धारियां या कौंध और तेज कड़कड़ाहट की ध्वनि पैदा होती है। ये विद्युत विसर्जन प्रक्रिया है जो दो या दो से अधिक बादलों के बीच या बादलों और धरती के बीच होती है। बिजली नहीं बनती और कड़कती है, और ये खास करके बादल होते हैं जिनको हम क्यूमुलोनिम्बस बादल कहते हैं। ये क्यूमुलोनिम्बस बादल जो है, निम्बस का मतलब होता है रेन बियरिंग क्लाउड्स, और ये क्लाउड जो है वर्टिकली ग्रो करते हैं। करीब करीब 2 किलोमीटर से लेकर करीब 15-16 किलोमीटर तक ऊपर उसकी ऊंचाई हो सकती है, और बहुत मतलब उसमें काफी मात्रा में पानी भी रहता है। और दूसरी उसकी खासियत क्या रहती है इन बादलों में, इनमें अपड्राफ्ट यानी बहुत तेज हवाएं नीचे से ऊपर की ओर जाती हैं और बहुत तेज हवाएं ऊपर से नीचे की ओर आती हैं, जिनको डाउन ड्राफ्ट कहते हैं। तो यानी कि डाउन ड्राफ्ट और अपड्राफ्ट इसमें रहते हैं। और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि कहते हैं जब ये डाउन ड्राफ्ट और अपड्राफ्ट जाते हैं, उनके घर्षण से जो अंदर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, आइस पार्टिकल्स होते हैं, उनके घर्षण से जो है आपके जो है चार्ज पैदा होता है और चार्ज सेपरेशन भी होता है। तो ये जो चार्ज सेपरेशन होता है उसी के चलते जो है आप ये देखते हैं कि कहते हैं जो बिजली कड़कती है। ये कितनी शक्तिशाली होती है? आमतौर पर इसमें 17,000 से 27,000 डिग्री सेल्सियस ताप होता है, जो कि सूर्य की सतह से 5 गुना ज्यादा है। इसकी चपेट में आने से मनुष्यों, जानवरों की मौत हो सकती है। पेड़ टूट जाते हैं या जल जाते हैं। बिजली कब गिरती है? आसमान में लगभग हर सेकंड 1800 विद्युतीय उत्पाद पैदा होते हैं, जिसकी गर्जना विश्व में कहीं ना कहीं जरूर सुनाई देती है। इनमें से प्रति सेकंड लगभग 600 कौंधे पैदा हो रही हैं, जिनमें से 100 धरती को भी छू रही हैं। यानी हर दिन लगभग 85 लाख बिजलियां धरती पर टूटती हैं। जमीन पर सूर्योदय की अपेक्षा सूर्यास्त के समय अधिक बिजली गिरती है और गर्मियों में सर्दियों की अपेक्षा अधिक बिजली गिरती है। आकाशीय बिजली चमकने और गिरने का पूर्वानुमान करने के लिए भारत मौसम विभाग की ओर से देश के चुनिंदा 20 स्थानों में सेंसर ट्रैक प्रणाली स्थापित की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज जिसके तहत भारत मौसम विज्ञान विभाग आता है, उसने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटेरोलॉजी जो पूना में है, उसके साथ भी मिलकर खासकर हमारे जो दक्षिण पश्चिम भारत है, जो खासकर केरला का सटा हुआ तमिलनाडु, वहां पर भी एक नेटवर्क तैयार करा है। लाइटनिंग डिटेक्शन जो नेटवर्क का एरे है वो तैयार किया है। बिजली से कैसे बचें? तड़ित की स्थिति में तुरंत निकट के किसी घर में शरण लें। यदि खुले में हो तो जमीन पर बैठकर सिर आगे झुका लें और घुटने बाहों में भींच लें। पानी में हो तो तुरंत बाहर निकल आएं। धातु की वस्तुएं दूर झटक दें। दरवाजे, खिड़की, रेडिएटर और बिजली के चूल्हे आदि से दूर रहें। इस प्राकृतिक घटना के क्या मायने हैं? पीटर वार्मिस्टर की द लाइटनिंग बुक के मुताबिक अधिकांश वैज्ञानिक आज इस बात से सहमत हैं कि बिजलियों के टूटने से धरती का विद्युतीय संतुलन बना रहता है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने ये संकेत भी दिया है कि आकाशीय बिजली की जीवों के विकास में भूमिका हो सकती है। पॉपकॉर्न खाने में जितना स्वादिष्ट होता है, उससे भी रोचक होती है इसके बनने की प्रक्रिया, जिसमें मक्के के दाने गर्म होकर उछलते और पटपट की आवाज करते हुए पॉपकॉर्न में बदल जाते हैं। पॉपकॉर्न का स्वाद तो आपने कई बार चखा होगा। आइए आज इसके विज्ञान को भी समझ लेते हैं। छोटे छोटे सुनहरे मक्के के दाने जो दिखने में तो छोटे होते हैं, लेकिन गर्म होकर ये अपने आकार से दोगुने होकर पॉपकॉर्न बन जाते हैं। लेकिन ये कैसे संभव होता है, ये जानने के लिए सबसे पहले पॉपकॉर्न की शुरुआती अवस्था यानी कि मक्के के दाने की संरचना को समझते हैं।
मक्के के दाने की बाहरी सतह काफी मजबूत होती है, जिसे हल या पेरिकार्प कहते हैं। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो कि सेल्यूलोज की कई परतों से मिलकर बनी होती है। सेल्यूलोज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो पौधों के सेल वॉल का हिस्सा होता है। अब बात करते हैं एंडोस्पर्म की, जो मक्के के दाने की भीतरी और सबसे स्वादिष्ट परत होती है। फूटने से पहले ये परत बेहद मजबूत होती है। एंडोस्पर्म का 14% हिस्सा नमी और बाकी का हिस्सा स्टार्च से बना होता है। विज्ञान के सामान्य नियम के अनुसार जैसे ही किसी पानी से युक्त किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो वो भाप में परिवर्तित होने लगता है। ऐसा ही मक्के के दाने के साथ भी होता है। जैसे ही ये गर्म होना शुरू होता है, इसके फूटने का विज्ञान शुरू हो जाता है। तापमान के बढ़ने के साथ ही एंडोस्पर्म में मौजूद नमी भाप में बदलने लगती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन इसकी दूसरी मजबूत बाहरी परत भाप को बाहर नहीं निकलने देती। ऐसे में दबाव की स्थिति पैदा होती है। जैसे जैसे तापमान और दबाव बढ़ते हैं, ये मक्के की मजबूत परत को कमजोर कर देता है। इस तरह भाप बाहर आ जाती है और मक्के का दाना फूट जाता है और हमें मिलता है पॉपकॉर्न। अब बात आती है कि ये ऐसा फूला फूला और खिला हुआ कैसे बन जाता है। तो उसका कारण है कि बाहर निकलने वाली भाप अपने साथ स्टार्च को जेल के रूप में बाहर लेकर आती है। ये बाहरी ठंडी हवा के संपर्क में आते ही ठोस अवस्था में बदल जाती है और खिला हुआ पॉपकॉर्न बन जाता है। तो इस तरह बनता है स्वादिष्ट पॉपकॉर्न। उम्मीद है अगली बार आप पॉपकॉर्न खाते हुए इसके विज्ञान को जरूर याद करेंगे। उम्मीद है आज का ये साइट हैक आपको जरूर पसंद आया होगा। आप अपने सुझाव नीचे लिखी गई ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आपके द्वारा सुझाए गए किसी विषय को अपने कार्यक्रम में शामिल करें तो इसके बारे में भी हमें लिखना मत भूलिएगा।